कुछ सुना तुमने बेटा? मामू मियाँ ने घराने का सौदा कर दिया। अम्मी की बात सुनकर कुछ देर के लिए तो मैं आंखें टुकर टुकर के देखता रहा कि जैसे कुछ समझ ही ना आया हो कि कौन जाने अम्मी क्या कह रही हैं। मगर अगले ही लम्हे यकलक उनकी बात समझ में आ गई। अरे नहीं अम्मी, ऐसे भला कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं। मामू मियाँ की तो जान है घराने में, वो भला उसका सौदा कैसे कर सकते हैं? तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं ये बात अपनी तरफ से कह रही हूं? सारे मोहल्ले में इस बात का चर्चा हो रहा है। मैं अभी कुछ देर कबल ही दफ्तर से घर पहुंचा था। अम्मी को सलाम करने के इरादे से बावर्ची खाने में दाखिल हुआ। अम्मी हस्बे मामूल मेरे लिए खाना गर्म करने के साथ मेरे पसंदीदा लवाजमात की तैयारियों में मसरूफ थीं। मेरे सलाम का जवाब देने के बजाय मामू मियाँ की कहानी सुनाकर मुझे हैरान ही कर दिया। मैं उल्टे कदमों घर से बाहर निकल आया और तेज तेज चलता हुआ मोहल्ले के गोल चौक जा पहुंचा। गोल चौक कदरे गुलाई में होने के सबब इसी नाम से मशहूर था, जो कि वहां मौजूद अनवाओ इकसाम की दुकानों के सबब हमेशा रौनक में ही रहता। नीम के एक घने पेड़ के साथ यके बाद दीगर दुकानों का एक सिलसिला कायम था। पहली दुकान की पेशानी पर जलते बल्ब की तेज रोशनी में जले हरूफ में लिखा नाम बहुत दूर से पढ़ा जा सकता था, घराना जनरल प्रोविजन स्टोर। अंदर दाखिल होते ही मेरी निगाहें मामू मियाँ को तलाश करने लगी। हस्बे मामूल दुकान के एक कोने में चीजों को उलटते पलटते नजर आए। अस्सलाम वालेकुम मामू मियाँ, मैंने उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जे किया। अरे भाई, वालेकुम अस्सलाम मुनीब बेटा, आज तो खुदा से कुछ और भी मांगता तो वो भी मिल जाता। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मामू मियाँ हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए बोले, मगर मैंने महसूस किया कि मामू मियाँ की मुस्कुराहट पहले जैसी हरगिज ना थी, कुछ बुझी बुझी और उदास उदास सी थी। अरे मामू मियाँ, कैसे हैं आप? छोड़ो बेटा इन बातों को, चंद बहुत जरूरी काम निपटाने हैं। ये बताओ, आजकल में मुझे अपने साथ ले जा सकोगे? मैं एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। आया था अम्मी की कही बात की तस्दीक करने और अब मामू मियाँ के सामने गुमसुम सा खड़ा था। क्यों भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं मामू मियाँ, बस सोच रहा था कल तो नहीं, अलबत्ता परसों दफ्तर से आधी छुट्टी लेकर सुबह इंशाल्लाह जरूर ले जा सकूंगा। वहां से निकला और थके कदमों से घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर खाने की मेज पर भी मैं सोचों में ही डूबा रहा। जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाकर सोने के लिए अपने बिस्तर पर जा लेटा, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। अंधेरे में छत पर लगे पंखे की गर्दिश पर नजरें जमाए धीरे धीरे माजी की धुंधलकों में खो सा गया। होश संभालते ही मैंने मामू मियाँ को हमेशा घराना जनरल और प्रोविजन स्टोर पर ही बैठे पाया। वो हमारे मोहल्ले की सबसे मशहूर और मसरूफ करियाने की दुकान थी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तब से अम्मी मुझे वहां कभी आटा चावल तो कभी घी शक्कर के लिए भिजवाया करती। मामू मियाँ का घर हमारे ही मोहल्ले में था। उनका बेटा साकिब और मैं हम उम्र और हम जमात थे। नाम तो उनका आकिब हुसैन था, मगर जैसा कि अमूमन होता है, मोहल्ले वालों ने उन्हें मामू मियाँ कहकर पुकारना शुरू कर दिया और सारे मोहल्ले में उसी नाम से मशहूर और जाने पहचाने जाते थे। मैंने अब्बू मरहूम की जुबानी सुना था कि वो साकिब की पैदाइश से पहले किसी सरकारी महकमे में मुलाजमत करते, जहां बालाई आमदनी का दौरा था। अलबत्ता वो खुद नाजायज आमदनी के सख्त खिलाफ थे। दफ्तर के सारे लोग महज इसी वजह से उनका खिलाफ थे कि वो ऊपर की कमाई में हिस्सेदार बनने को किसी तौर तैयार ना होते। साकिब की पैदाइश के बाद ना जाने क्या हुआ, उन्होंने मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। जमा पूंजी और मुलाजमत से फारिग खती लिखने के बाद हासिल शुदा रकम से मोहल्ले में घराना जनरल प्रोविजन स्टोर के नाम से कारोबार का आगाज किया। अब्बू बताते थे कि उन्होंने अपने इस छोटे से जनरल स्टोर को अपने खून पसीने से सेंचा और इस कदर मेहनत की कि न दिन को दिन समझा और रात को रात जाना। ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि उनका स्टोर सुबह सूरज निकलने से पहले खुल जाता और रात गहरी होने तक खुला रहता। 8-10 बरस के अरसे में घराना जनरल स्टोर एक छोटी सी दुकान से आगे बढ़कर 7 पेवस्ता मजीद 2 और दुकानों तक फैल गया, जिसमें मामू मियाँ की वाहिद हस्ती के साथ अब 2-3 मददगारों का भी इजाफा हो गया था।
मुझे साकिब पर बड़ा रश्क आता था। वो मोहल्ले भर के लड़कों में सबसे ज्यादा खुश लिबास समझा जाता। मामू मियाँ साकिब से बहुत मोहब्बत करते, उसकी हर बात और जरूरत का खास ख्याल रखते थे। साकिब पूरे मोहल्ले में वो पहला लड़का था जिसे उसके अब्बू ने बाईसाइकिल खरीद कर दी, और वो भी कोई आम सी नहीं बल्कि काफी महंगी और खूबसूरत गैर मुल्की बाईसाइकिल। स्कूल से वापसी के बाद खाना खाकर और होमवर्क मुकम्मल करने के बाद जब मोहल्ले भर के सारे हम उम्र लड़के खेलने के लिए जमा होते तो साकिब सर पर शानदार सी पी कैप लगाए अपने बाईसाइकिल पर शान से सवार होकर आता तो मैं क्या, सारे ही लड़के उसे रश्क भरी निगाहों से देखते। साकिब मेरे हमरा सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था, मगर छठी जमात से उसे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। हम दोनों हम जमात तो ना रहे, लेकिन हमारी दोस्ती रोजे अव्वल ही की तरह कायम दायम थी। मुझे आज भी याद है कि जब हम दोनों जमात नाहम में थे तो एक रोज उसने आकर मुझे बहुत खुशी और फख्र के साथ बताया कि उसके अब्बू ने उसे पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर के अंग्रेजी गुफ्तगू में महारत के कोर्स में दाखिला करवा दिया है, और कोर्स मुकम्मल करके वो अमरीकियों की तरह फर अंग्रेजी बोला करेगा। मुझे साकिब पर बेइंतहा रश्क आया और मामू मियाँ दुनिया के सबसे अच्छे अब्बू महसूस हुए। उस रोज मुझे खुद अपने अब्बू, जो कि एक मकामी निजी फर्म में क्लर्क थे और मेरी शदीद ख्वाहिश के बावजूद मुझे अंग्रेजी जुबान में महारत का कोर्स करवाने के लिए नहीं भेज सकते थे, बहुत छोटे, बहुत ही बेवक़्त से महसूस हुए। मुझे ये भी याद है कि मैंने उस रोज पहली बार सोचा कि काश मामू मियाँ मेरे अब्बू होते तो कितना अच्छा होता। मैं भी साकिब की मानिद अच्छी पोशाक जेब तन करता, खूबसूरत सी बाईसाइकिल चलाता, अंग्रेजी मीडियम स्कूल जाता और अंग्रेजी जुबान सीखने का महंगा सा कोर्स करता। मेरा रश्क हर नए आने वाले दिन के साथ बढ़ता ही चला गया। मैट्रिक के बाद घर के रोज अफरोजों बढ़ते अखराजात और अब्बू का हाथ बटाने की नीयत से एक मकामी निजी इदारे में मुलाजमत के साथ शाम के कॉलेज में दाखिला लेकर इंटर के इम्तहान की तैयारियों में जुट गया। साकिब को मामू मियाँ ने शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिल करवा दिया। वो बड़ी आन बान के साथ कॉलेज जाता। कुछ ही दिनों में मामू मियाँ ने उसे नई चमचमाती डबल साइलेंसर वाली सुर्ख होंडा 125 मोटरसाइकिल भी ले दी। मैं जब अपनी मुलाजमत पर पहुंचने के लिए 2 बसें बदलकर सुबह सवेरे 7 बजे निकलता, तब कहीं जाकर 9 बजे तक पहुंच पाता। ऐन उस वक्त साकिब भी अपनी नई मोटरसाइकिल पर सवार कॉलेज जाने के लिए निकलता। कभी कभार हमारा आमना सामना होता तो वो मुझे अपनी नई नवेली सुर्ख चमचमाती शानदार मोटरसाइकिल के पीछे बिठाकर बस स्टॉप पर उतार देता। मैं बस स्टॉप पर खड़ा उस वक्त तक उसे जाते देखता जब तक वो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार सड़क पर रवां दवां ट्रैफिक में गुम ना हो जाता। फिर गहरी और ठंडी सांस लेकर दूर से आने वाली बसों में अपनी मतलूबा बस को तलाशता। एक इतवार की शाम जब मैं और साकिब साथ थे, उसने बताया कि वो बैरून मुल्क पढ़ाई के लिए जाने का सोच रहा है, जिसके लिए वो मुख्तलिफ गैर मुल्की तालीमी इदारों में दाखिले, वीज़े के हसूल और दीगर मामलात की तकमील के सिलसिले में सरगर्म है। उसका इरादा है कि वो अगले 4-6 माह तक किसी न किसी गैर मुल्की तालीमी इदारे में तहसील इल्म के लिए रवाना हो जाएगा। मुझे एक बार फिर उस पर बेहद रश्क आया। सोचने लगा कि एक मैं हूं कि कभी अपने शहर कराची से बाहर नहीं निकला, और एक साकिब है कि अब वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर तालीम हासिल करके अपनी किस्मत और मुस्तकबिल चमकाएगा। गो के अब्बू मरहूम ने भी हस्बे इस्तिताअत मेरी परवरिश बहुत प्यार से की थी, मगर ना जाने क्यों उस रोज मेरे दिल की गहराइयों से दुआ निकली कि अल्लाह मामू मियाँ जैसा बाप हर बेटे को दे। सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। 2 रोज बाद हस्बे वादा सुबह दफ्तर जाने से कब 8 बजते ही घराना जनरल स्टोर पहुंच गया। मामू मियाँ तो जैसे मेरे ही मुंतजिर बैठे थे। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने महसूस किया कि आज भी उनकी मुस्कुराहट में एक उदासी सी थी। मैंने उसे अपना वायमा जाना। मामू मियाँ मेरी मोटरसाइकिल, जो मुझे अपने दफ्तर की जानिब से आने जाने के लिए मिली थी, के पीछे सवार हो गए। जी मामू मियाँ, अब बताएं कहाँ जाना है? बेटा पहले बैंक ले चलो। मैं पहले भी उन्हें कई बार बैंक ले जा चुका था। कुछ ही देर में हम दोनों बैंक में थे। मुझे ये जानकर शदीद हैरत हुई कि उन्होंने अपने खाते में मौजूद कमोबेश तमाम रकम का पे ऑर्डर कौमी बचत मरकज के नाम बनवाया। वो एक बहुत बड़ी रकम थी।
वहां से फारिग हुए तो उन्होंने मुझे कौमी बचत मरकज के करीबी दफ्तर चलने को कहा। वहां पहुंचकर पे ऑर्डर की तमाम रकम माहाना आमदनी स्कीम में डलवा दी। मामू मियां ने जिस कदर रकम जमा करवाई उससे मिलने वाली आमदनी से एक निचले मुतवस्सित तबके के अमूमी खानदान का गुजर बसर बहुत अच्छी तरह से हो सकता था। जबकि मामू मियां के घर में लोग थे ही कितने, कुल 2 नफूस, एक वो खुद और एक उनकी बेगम। मेरा जी चाह रहा था कि मैं उनसे पूछूं कि ये सब क्या है, आखिर उन्होंने इतनी बड़ी रकम वहां क्यों जमा करवाई। वहां से निकले तो मैंने मोटरसाइकिल का रुख घर की तरफ कर दिया ताकि मामू मियां को छोड़कर खुद दफ्तर रवाना हो जाऊं। सुनो बेटा, मैंने नाश्ता नहीं किया और शायद तुमने भी ना किया हो। ऐसा करो कि रास्ते में किसी अच्छे ईरानी रेस्टोरेंट पर रोक लेना। वहां बैठकर अच्छी सी चाय के साथ मस्का बन खाएंगे। थोड़ी देर बाद हम एक ईरानी रेस्टोरेंट की मखसूस स्याही माइल कथई चौबी कुर्सियों पर आमने सामने बैठे थे। मेज पर मक्खन और जारी लगे फ्रूट बन और चाय के अलहदा-अलहदा लवाजमात अपने मखसूस बर्तनों में सजे हुए थे। मैंने केतली से गर्मा गर्म चाय कप में उंडेली, दूध शामिल किया और चीनी डालकर चम्मच से हिलाकर कप मामू मियां के सामने रखा, जो कहीं दूर खला में घूर रहे थे। लीजिए गर्मा गर्म चाय। मेरी बात सुनकर वो बड़बड़ाकर कुछ यूं चौंके जैसे गहरी नींद से जागे हों। गहरी नजरों से भाप उठती चाय की प्याली और साथ रखे मस्का बन, जिसे बड़ी नफासत से तेज छुरी के साथ 2 हिस्सों में मुनकसिम करके प्लेट में बड़ी ही खूबसूरती के साथ सजाया गया था, तो बहुत गौर से देख रहे थे। साकिब को भी तो मस्का बन बहुत पसंद था। मामू मियां की आवाज किसी अंधे कुएं से आती महसूस हुई। अरे हाँ मामू मियां, ये बताएं कि साकिब कैसा है और क्या कर रहा है। मेरे उस सवाल पर मामू मियां के चेहरे पर एक अजब उदासी मुस्कुराहट आई और जिस तेजी से आई उतनी ही तेजी के साथ मादूम होती चली गई। चाय की प्याली उठाकर अंदर देखते हुए अपने होंठ ऐसे सकोड़ लिए जैसे चाहते हो कि उनके दिलो दिमाग में जो बात है कहीं होंठों की कैद से आजाद ना हो जाए। मुझे ऐसा लगा जैसे वो इस मौजू पर बात ना करना चाह रहे हैं। सोचा कि बात बदल दी जाए, मगर अब जो सवाल मेरे जहन में था मामू मियां से कहते हुए हिचकिचा रहा था। कदरे तवक्कुफ के बाद खनखनाते हुए गोया हुआ, मैंने सुना है आपने घराना फरोख्त कर दिया। मैंने अटक अटक कर अपना सवाल मुकम्मल किया। उनकी आंखों ने एक बार फिर मेरे सर से भी ऊपर कहीं दूर खलाओं में घूरना शुरू कर दिया। मैंने गौर से उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर उदासी और आंखों में नमी थी। हाँ, मैंने अपना कमाओ पूत बेच दिया, बस कब्जा देना बाकी रह गया है। मगर क्यों? इसलिए कि मुझे खुद से प्यार नहीं। क्या मतलब? बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, मगर जैसे मेरी बात उनके कान में पड़ी ही ना हो। बड़बड़ाहट की मानित बोले, और जो खुद से प्यार नहीं करता वो भला किसी और से क्या प्यार करेगा? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैंने हैरत भरे लहजा दरियाफ्त किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये साकिब ने कहा है। साकिब ने? हाँ, साकिब ने। और उसने तो ये भी कहा है कि मुझे सिर्फ अपने घराने से मोहब्बत है। वो कहता है कि सारी जिंदगी मैंने फकत घराने से ही मोहब्बत की और उसके हिस्से की मोहब्बत भी घराना ही की नजर कर दी। इतना कहकर एक लम्हे भर के लिए तवक्कुफ किया और मेरी आंखों में आंखें डालकर घूरने लगे। उन आंखों में बसी वीरानी मुझे किसी अंधे कुएं जैसी महसूस हुई। मुझे लगा कि अगर मैंने अपनी आंखें ना हटाई तो मैं उस अंधे कुएं में गिरकर उसकी गहराइयों में डूबता चला जाऊंगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मामू मियां की भराई हुई आवाज मेरी समाज से टकराई। वो कहता है, ना मैंने खुद से मोहब्बत की, ना उससे, और ना ही किसी और से। बस मेरी सारी मोहब्बत, तवज्जो और वक्त सिर्फ घराना तक ही महदूद है। ये सब साकिब ने कहा है? मैंने हैरत से मामू मियां को घूरते हुए पूछा। मामू मियां जवाबन खामोशी से मुझे तकते रहे, मगर उनकी आंखों और चेहरे का रुआं रुआं उनकी सच्चाई की गवाही दे रहा था। नहीं नहीं मामू मियां, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको कोई गलत फहमी हुई होगी या फिर वो आपसे मजाक कर रहा होगा, मैंने दिलासा देते हुए कहा। मैं समझ गया, आपको उसकी जुदाई ने परेशान कर दिया है, आप उसे वापस बुलवा लें। मेरी बात सुनकर उनके सते हुए चेहरे और भंचे हुए होंठों पर हल्की सी एक जुम्बिश हुई। मैं जान न सका कि वह जुम्बिश कोई अधूरी, मादूम सी ठहरी हुई गमगीन मुस्कुराहट थी
या महज होंठों की हल्की सी फड़फड़ाहट। जो भी हो, मैं उस लम्हे और होंठों की उस जुम्बिश को आज तक भुला न सका। उस रोज फोन किया तो था उसे, बड़े चाव से कहा कि अब वापस आ जाओ, तुम बिन बहुत अकेला पड़ गया हूं। मामू मियाँ ठहरे ठहरे लहजे में गोया हुए। वो कहता है कि जब मैं छोटा था और अकेला पड़ जाता था तो उस वक्त तो आप घराना में गुम थे। अब मैं अपनी दुनिया में मगन हूं और आप शायद घराना से थक गए हैं, उकता गए हैं, या फिर आपको घराना की जरूरत नहीं रही तो मेरी याद आई है। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मेरी आंखों में गड़ी आंखें झुकाकर अपने जूतों की तरफ देखते हुए अजनबी से लहजे में बोले। कहने लगा, पहले आप मसरूफ थे, अब मैं मसरूफ हूं। आपको तो घराना से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। सुबह मुंह अंधेरे मेरे जागने से पहले आप घर से बाहर, और रात देर गए मेरे सोने के बाद घर के अंदर। जब कभी मुझे भी फुर्सत मिली तो आकर मिल जाऊंगा। मामू मियाँ की बात सुनकर मुझे याद आया कि साकिब अक्सर उससे कहा करता था कि उसके अब्बू से बिल्कुल भी वक्त नहीं देते, कभी घूमने फिरने के लिए भी नहीं ले जाते, बस दिन रात अपनी दुकान में ही घुसे रहते हैं। मुझे यह भी याद आया कि मेरे अब्बू इतवार वाले रोज मुझे और घर वालों को अपने साथ फिल्म दिखाने शहर के मकामी सिनेमा घरों में ले जाया करते। तो कभी मज़ार कायद, हिल पार्क, चिड़ियाघर जिसे उस जमाने में गांधी गार्डन कहा जाता था, या फिर साल समंदर, हॉक्स बे, पैराडाइज पॉइंट और क्लिफ्टन की सैर को ले जाते। अगर किसी तफरीही मकाम पर जाने का जी ना चाह रहा होता तो वो मुझे अपने साथ अपनी पुरानी सुर्ख होंडा 50 मोटरसाइकिल पर, या तो किमाड़ी के नेटी जेटी पुल पर मछलियों के शिकार, तो कभी कराची के मुख्तलिफ इलाकों की फुटपाथों पर जा बजा लगने वाले पुरानी किताबों के बाजारों की खाक छानने निकल खड़े होते। और तो और कुछ भी ना सूझे तो सारे घर वालों के साथ कराची सर्कुलर रेलवे के एक स्टेशन से सवार होते। ट्रेन सारे शहर के गिर्द मुकम्मल दायरे में सैर करवाती, शाम को हमें उसी स्टेशन पर उतार देती जहां से हम सब सवार हुए होते। अगले रोज जब मैं साकिब से इस बात का जिक्र करता तो वो बड़ी हसरत से पहले अब्बू के साथ जाने का किस्सा सुनता, फिर बड़े ही उदास लहजे में कहता, काश कभी मेरे अब्बू भी मुझे अपने साथ यूं ही सैर सपाटे करवाएं। कुछ देर वो गुमसुम सा बैठा रहता, फिर धीरे से कहता, यार मुनीब, काश कि मेरे अब्बा तुम्हारे अब्बा जैसे हो जाएं। अगले कई रोज तक मैं मुसलसल उस कैफियत में गलतों पेचा रहा। मुझे किसी तौर समझ ना आता था कि क्या वाकई साकिब ने यह सब कुछ कहा होगा मामू मियाँ से। क्या वो भूल गया कि मामू मियाँ ने शहजादों की मानिद उसकी परवरिश की? तो क्या हुआ, वो उस वक्त ना दे सके? उन्होंने उसकी तमाम जरूरियात तो बातरीका एहसन पूरी की, आला तालीम दिलवाई और बैरून मुल्क भिजवाया। उनकी वो मसरूफियात किस लिए थीं? उसी के लिए ही तो थीं। और आज वो कहता है कि वो मसरूफ है और जब फुर्सत मिली तब मिलने आ जाएगा। मुझे साकिब पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। जी चाहता था कि वो सामने आ जाए तो उसे खूब खरी खरी सुनाओ। धीरे धीरे दिन गुजरते रहे। मामू मियाँ का घराना तो पहले ही बिक गया था। नए मालिक ने उसका नाम तब्दील करके असरे खासर के मुरवजा तौर तरीके के मुताबिक फड़कता हुआ अंग्रेजी नाम उसके माथे पर सजा दिया। चंद बरस खामोशी से बीत गए। मैं कभी कभी उनके घर चला जाता। दोनों मियाँ बीवी के चेहरों पर मुझे देखकर कुछ देर के लिए रौनक सी आ जाती। मामू मियाँ या तो अपनी मेज पर बैठे कुछ लिखते या किसी किताब और रिसाले के मुताला करते नजर आते। एक रोज मकामी अखबार के अदबी एडिशन में शाये शुदा एक खबर मेरी नजर से गुजरी। अदब, अफसाना और शायरी से मेरी अजहद दिलचस्पी के सबब अखबारात में शायर होने वाले हफ्तवार अदबी एडिशन का मुताला मेरे मशागिल में सर फहरिस्त था। वो खबर पढ़कर तो मैं हैरान ही रह गया। खबर कुछ यूं थी, माजी के नामवर अफसाना निगार आकिब हुसैन का अफसानवी मजमुआ घराना शायर हो गया। 3 दहाइयों कबल अपने अफसानों से शोहरत पाने वाले नामवर अफसाना निगार आकिब हुसैन, जो कि नामालूम वजूहात के बायस अदबी मंजरनामा से दूर हो गए थे, एक बार फिर अपने अफसानवी मजमुए घराना की अशात के साथ मंजर आम पर फिर से नमूदार हुए हैं। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक मज़कूरा मजमुए में 20 अफसाने उनके पुराने दौर से हैं, जबकि 5 अफसाने गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान रकम किए गए हैं। खबर के साथ किताब और साहिब किताब की तस्वीर भी शाये हुई थी। तस्वीर में मौजूद मुसन्निफ कोई और नहीं, मामू मियाँ थे। ये तो मुझे मालूम था कि मामू मियाँ का असल नाम आकिब हुसैन है।
मगर मुझे हरगिज इस बात का इल्म न था कि वो अपने जमाने के एक नामवर अफसाना निगार भी रह चुके हैं। अगले रोज दफ्तर से वापसी पर उर्दू बाजार जाकर मामू मियाँ का अफसानवी मजमुआ खरीदा और उसी रात देर गए जाकर मजमुआ पढ़ डाला। मामू मियाँ के अफसाने पढ़कर तो मैं हैरान ही रह गया। मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि वो मामू मियाँ जिन्हें तमाम उम्र करियाना फरोशी करते देखा, वो इस तरह के गहरे अफसाने भी तख्लीक कर सकते होंगे। 2-4 रोज बाद मैं अफसानवी मजमुआ लेकर मामू मियाँ के यहाँ जा पहुंचा। मेरे हाथों में अपनी किताब देखकर उनकी आंखों में एक चमक सी लहराई। उनकी दरियाफ्त करने पर मैंने उनको बताया कि मुझे उनके अफसाने बेहद पसंद आए। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक रौनक सी आ गई। आपने अफसाने लिखना क्यों छोड़ दिया था? मेरे इस सवाल के जवाब में वो कुछ देर तक खला में घूरते रहे और फिर उसी तरह से खला में घूरते हुए बोले, घराने के लिए अफसाने से मुंह मोड़ा और घराने ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। फिर चंद साल और बीत गए। मैं अपनी घरेलू और मनसबी मसरूफियात में इस कदर मगन हो गया कि मामू मियाँ से मिलने के लिए भी ना जा सका। फिर 2019 के अव्वल में कोरोना की लहर ने जहां सारी दुनिया को वीरान किया, वहीं हमारा शहर भी तालाबंदी का शिकार हुआ और सब अपने घरों के होकर रह गए। वबा की शिद्दत वाले दिनों में यह के बाद दीगर दिल दहलाने वाली खबरें सुनने को मिल रही थीं। एक रोज खबर मिली कि मामू मियाँ और उनकी बेगम कोरोना में मुब्तला हो गए और फिर दोनों चंद ही दिनों के वक्फे से कोरोना के साथ जारी जिंदगी और मौत की जंग हार गए। दोनों मियाँ बीवी को चंद रजाकारान की मदद से प्लास्टिक में लपेटकर मोहल्ले के कब्रिस्तान में खामोशी के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अगले बरस जब वबा का जोर कुछ कम हुआ, कोरोना के खिलाफ मुदाफती टीके आम हुए और दुनिया भर में तालाबंदी का सिलसिला दम तोड़ने लगा, तो साक़िब बैरून मुल्क से आया और मामू मियाँ का मकान फरोख्त करके बैंक में मौजूद जमा पूंजी लेकर वापस चला गया। मैं जब जब मोहल्ले के कब्रिस्तान अब्बू मरहूम के लिए फातिहा खानी करने जाता हूँ, तो अब्बू की कब्र से 4 कतार आगे 5वीं और 6ठी कब्रें मामू मियाँ और उनकी बेगम की हैं, पर भी फातिहा खानी जरूर करता हूँ। दोनों मियाँ बीवी की कब्रों पर लगे कदमों पर दीगर तफासील के साथ दर्ज एक लफ्ज पढ़ने वालों को चौंकने पर मजबूर और हैरत में मुब्तला कर देता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मामू मियाँ का असल घराना था कौन सा? घराना जनरल और प्रोविजन स्टोर, या उनका अपना घराना, या अफसानवी मजमुआ घराना, या फिर उनकी और उनकी बेगम की आखिरी आरामगाहें जिन पर नस्ब कदमों पर जली हरूफ में घराना दर्ज है।